सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम नेशनल मूवमेंट्स, बैटल्स एंड पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जीके का पार्ट है और हिस्ट्री के पोर्शन में कवर अप करा जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट एक तरह से रिवोल्ट है, वो कब की है? 1857 की, जिसको सीपॉय म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो इसको और क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। किस टाइम पे हुआ था? May 10, 1857। बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पे हुआ था ये इंडिया की। इसमें प्राइमरली जो काफी इंपॉर्टेंट जगहें हैं उनका नाम है मेरठ, दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ, राइट। अब इसकी वजह क्यों हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे? ये था दो रीजंस। पहला था एनफील्ड्स राइफल, ठीक है, और उनके अंदर जो कार्ट्रेज थी, जो गोलियां होती थी, उसका जो ऊपर का कवर होता है ना, उसको कार्ट्रेज बोलते हैं। वो ऐसा रूमर था, ये रियलिटी थी, वाज ग्रीस्ड विद, वो पिग एंड काउ फैट की बनी हुई थी। अब पिग एंड काउ फैट जो है वो दो रिलीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए। तो उन दोनों सोसाइटी, जो सोसाइटी मेंबर्स है, उनके लिए काफी आउटरेजियस था ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, और एक रीजन क्या था? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनएफिशिएंट इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनका एफिशिएंसी जो थी काम करने की, वो अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी। वो जिस तरह से कंट्री में काम कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे लॉज को लेकर, वो सही नहीं था, ठीक है। ये कुछ वजहें हैं जिन वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 आई। और कोई सिंगल रीजन नहीं है, इट इज अ कलेक्टिव कलेक्टिव रीजंस है जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर हुई। और क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने करा था ये? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज डन बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट टू मॉडिफाई हिंदू कस्टम्स। तो हिंदू कस्टम्स जो काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रहे थे, उनको उनको मॉडिफाई करने के लिए रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया था, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा आउटरेजियस था कि उनके आप पर्सनल इंटरेस्ट में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रिवोल्ट के इम्पैक्ट क्या हुए? एक तो डुअलिज्म का एंड हुआ। डुअलिज्म जैसे इंडिया में कंपनी रूल आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती थी, और क्राउन रूल जो इंग्लैंड का रूल था, वो दोनों अलग अलग पार्टीज थी, ठीक है। तो इससे डुअलिज्म का एंड हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से क्राउन रूल के पास सारा का सारा काम धंधा जितना भी था, सब क्राउन रूल के अंडर आ गया था। आगे क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ। रिडक्शन इन इंडियन ट्रूप्स को कम कर दिया गया और ब्रिटिश ट्रूप्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई गई, ठीक है, कि अलग अलग कम्युनिटीज में बांट के उनको उनके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फीड कर दिया जाए, ठीक है। द पासिंग ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, ये भी इसी के इम्पैक्ट था। नेक्स्ट वी हैव, अब इस रिवोल्ट को लेके कुछ हमारे की पर्सनालिटीज कौन सी है? तो सबसे पहले है हमारे पास नाना साहेब, ठीक है। देन वी हैव तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इसमें, मानसिंह एंड कुंवर सिंह। तो ये कुछ की पर्सनैलिटीज थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को। आउटकम क्या था इसका? ठीक है, 1857 रिवोल्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल मासेस। तो लोकल मासेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, इस वजह से हमारी साइड जो है फेल कर गई इस रिवोल्ट को जीतने में। एंड नो सेंट्रल लीडरशिप, और कोई ऐसी सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं थी जो ऑल ओवर इंडिया बता सके कि आगे का कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। उस वजह से हम लोग ये रिवोल्ट हार गए। मैनी इंडियन रूलर जैसे कि महाराजा ऑफ कश्मीर, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द 1857 रिवोल्ट। तो काफी बड़े किंगडम जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, उन लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं करा था, ठीक है। ये भी एक मेजर रीजन था जिस वजह से हम लोग ये वॉर हार गए थे। अब जो आता है हमारे पास, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905।
इसने क्या करा था, इट डिवाइडेड द बंगाल इनटू टू पार्ट्स, एक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो उसको कट ऑफ करके ईस्ट बंगाल बना दिया, जो आज की करंट डेट में बांग्लादेश है, राइट। और प्रेजेंट वेस्ट बंगाल जो है वो वही है जो आज इंडिया का पार्ट है। इसी वजह से उसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है, इवन दो वो ईस्ट में लाया करता है। तो अ मुस्लिम पार्टी ईस्टर्न बंगाल एंड असम and a Hindu majority with its capital at Calcutta, announced on 20 July 1905 and carried out on 19 October 1905। अब इसके कॉजेस क्या थे? ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो हिंदूज और मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी उसको हैम्पर करना चाहते थे। तो उन लोगों ने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उनकी यूनिटी हैम्पर हो गई डायरेक्टली। आगे, टू सेग्रीगेट इंडियंस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, राइट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स उनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे डिवाइड कर दिया गया। दूसरा क्या था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब आता है इम्पैक्ट की बारी। इम्पैक्ट क्या हुआ, लोग काफी ज्यादा इस डिसीजन को लेके गुस्से में थे। उन्होंने क्या करा, जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको या तो फायर कर दिया या फिर यूज करने से मना कर दिया। यूजुअली देखा जाए तो उन्होंने सारे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बायकॉट करा, ठीक है। और नेशनलिज्म, स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म, एक एकता का भाव आया कि क्योंकि ये काफी बड़ा डिसीजन था जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है। पहली बार कोई उन्होंने एक पार्ट को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आउटकम क्या था, रेडिकल नेशनलिज्म वाज ट्रिगर्ड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, जो ईस्ट बंगाल था उस टाइम के मुस्लिम्स को अच्छा लगा था ये डिसीजन। कुछ अग्री कर रहे थे, कुछ डिसअग्री कर रहे थे, ठीक है। तो एक रेडिकल नेशनलिज्म आ गई थी, लोग अपने अंदर ही कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पे बट चुके थे उस टाइम पे, ठीक है। कुछ लोग इसको सही डिसीजन समझ रहे थे कि क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में रहेंगे तो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा फेवर करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट was a socio-political movement that began in India in early 20th century in Calcutta, year 1905 अगस्त 7। कॉजेस क्या थे इसके, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन है, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया किसने था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय लॉर्ड कर्जन। लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर विद इंडियंस, तो इंडियंस के पास पॉलिटिकल पावर तो उस टाइम तक थी नहीं, ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ना कुछ सीट्स थी, ना कोई लीडरशिप थी, ना रिप्रेजेंटेशन थी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमारी थी नहीं। इम्पैक्ट क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, असर्टिंग प्राइड ऑनर एंड कॉन्फिडेंस इन वन कंट्री। अब जब हम बाकियों के गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस आ गई थी, ठीक है। पीपल लर्न हाउ टू अपोज एंड डिसोबे द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो सीख चुके थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे जाना है, ठीक है, उनको तंग करना कैसे है, राइट। की पर्सनालिटीज कौन थी, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गणेश वेंकटेश जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड माधव गोविंद रानडे। आउटकम क्या था इसका, इट वॉज द रिवाइवल ऑफ द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। क्योंकि सेल्फ रिलायंस की बात करी जा रही है तो हमने अपने रिसोर्सेज खुद बनाना शुरू करा, और उसी के रिजल्ट में हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो ग्रो करी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स एंड सोप फैक्ट्रीज, राइट। चलिए, नेक्स्ट वी हैव द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फाउंड करी गई थी, इट वॉज फाउंड ऑन 30 दिसंबर 1906। किसके द्वारा, बाय आगा खान, ढाका बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पर ईस्ट बंगाल था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स एंड कन्वे देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो कह रहे थे कि हमको सेपरेट, हमारी जो मांगे हैं वो सेपरेटली पूरी करी जाए, हमको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, जो मुस्लिम्स है। कॉज क्या था, टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, की जो मुस्लिम्स है उनके पॉलिटिकल राइट्स को गार्ड करा जा सके, और उनके हिसाब की जो मांगे हैं उनको पूरा करा जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इट एस्टैब्लिश द प्रिजम्पशन दैट बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू सेपरेट कल्चर्स दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम नेशन, ठीक है। अब ये एक तरह से प्रिजम्पशन गया कि क्योंकि कल्चरली और कस्टम्स के
हिसाब से दोनों कम्युनिटीज के प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम कंट्री में। राइट है, राइट। इसी वजह से उनके राइट्स के लिए अलग से डिमांड करी गई। अब इसमें स्पेशल की जो हमारी की पर्सनालिटीज है वो कौन है? ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद अमर अली, सैयद नबीउल्लाह एंड मुस्तफ़ा चौधरी। राइट। अब इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है हमारा, जो कि सूरत स्प्लिट। द सूरत स्प्लिट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अकर कब हुआ था? 1907 में, ड्यूरिंग आईएनसी 22nd सेशन इन सूरत, गुजरात। कॉज क्या रहे थे इसके? जो कॉज थे वो थे कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। अब दो टाइप के लोग थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आज भी हमारी करंट सोसाइटी में हर जगह आपको दो टाइप के लोग दिखेंगे। एक होते हैं मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्या होते हैं? जो कोशिश करते हैं किसी भी दिक्कत को सॉल्व करना सलाह मशवरा करके, बैठ के बातचीत करके। ठीक है। दूसरे होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं या फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है, तो वो कोशिश करती है एक्सट्रीमिज्म का मेथड यूज करना। ठीक है। स्ट्राइक्स कर देना, बर्न डाउन करना, प्रॉपर्टी हार्म करना। ठीक है। मतलब काफी उग्रवादी तरीका चुनना। और मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का होता था कि बाय पीसफुल मेथड हम लोग उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट क्या था? मिंटो मॉडल रिफॉर्म, जो कि 1909 में आया था। की पर्सनालिटीज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की थी। आउटकम क्या हुआ? द सूरत स्पिलिट gave Indian Congress a boost because it gave the British administration a chance to distinguish between moderates and extremists. Right? अब पढ़ते हैं मिंटो मॉडल रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो इट वाज आल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, इंट्रोड्यूस लिमिटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बार लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन आई इंडियंस के पार्ट पे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो इंडियंस के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन पहली बार प्रेजेंट हुई इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका? ताकि इंडियन पार्टिसिपेशन जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़ाई जा सके। ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिशर्स को भी ये दिख रहा था कि अगर हम इस टाइम पे इनको ये चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये काफी भयानक रूप ले सकती है आगे जाकर। तो एक तरह से कहते हैं ना कि टॉफी दे देना, कि उनको बस प्यार से समझा दिया या फिर हल्का बहुत कुछ दे दिया। तो मिंटो मॉडल रिफॉर्म एक तरह से वैसे ही था, क्योंकि प्रोटेस्ट काफी अपने मतलब चरम सीमा पर थे और पीक अप कर चुके थे काफी। तो इसलिए मिंटो मॉडल रिफॉर्म में एज अ रिप्रेजेंटेशन दी गई इंडियंस को। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स एंड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टेड वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें सबसे बड़ा जो कंटेंशन था वो यही था कि मुस्लिम पार्टी को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है। देन वी हैव द गदर पार्टी मूवमेंट। कब का है ये? 1913 का है। बाय इंडियन एक्सपेट्रिएट्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसकी जो मेन लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। द पार्टी वाज फॉर्म टू ओवरथ्रो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये मुद्दा तो ब्रिटिशर्स को बाहर करने का ही था, लेकिन ये इसके जो एक्शंस हुए थे मेजरली वो नॉर्थ अमेरिका में हुए थे। ठीक। टू फ्री इंडिया of revolutionary activities through their newspaper Gadar, which they propagandized against the British and their allies. की पर्सनालिटीज कौन थी? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, पंडित कंशी राम मरोली, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, तरकनदास, हरनाम सिंह, तुंदिलत। राइट। चलिए। ओके, सो नाउ वी हैव कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था? अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश इंडियंस जो है इमिग्रेट कर रहे थे कनाडा को, और कर रहे थे एक जापानीज शिप पे, जिस शिप का नाम था कोमागाटा मारू। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ देम वेर टर्न्ड अवे एंड कंपेल्ड टू रिटर्न टू कैलकाटा। उनमें से ज्यादातर जो थे कंपेल कर दिए गए थे कैलकाटा वापस आने के लिए। इम्पैक्ट क्या था? आफ्टर अ 2 month स्टैंड ऑफ इन द वाटर जस्ट आउटसाइड वैंकूवर। वैंकूवर का है आपका? इट इज इन कनाडा। The ship was eventually towed back out to the sea by the Canadian Navy. After the ship reached India, 19 passengers were shot dead as they exited and others were detained.
तो जैसे ही वो आए तो उनमें से 19 जो पैसेंजर्स थे उनको शॉट कर दिया गया था. The incident angered the populace and served as a venue for attack against British citizens. Right? Then we have Home Rule movement. अब ये क्या था? एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था. इमर्ज कब हुआ था? ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी. एम क्या था इसका? टू डिमांड सेल्फ रूल. ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस, कि हम खुद रूल करेंगे. वी डोंट वांट कि हमको कोई दूसरा देश जो है वो हम पर आके रूल करे. ठीक है. फाउंडर कौन थे इसके? इट वॉज एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. लोकेशन थी मद्रास. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन. तो इंडियंस को एम्पावर करें ताकि वो अपनी आवाज उठा सके और अपने लिए बोल सकें. आउटकम क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो अब जो दो तरह के अलग अलग ग्रुप्स थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो साथ आ गए. ठीक है. और एनी बेसेंट को जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया. कब के सेशन में? कैलकाटा सेशन ऑफ 1970. राइट. देन वी हैव चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह वाज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. गांधी जी के आपको तीनों सत्याग्रह हैं, उनको याद रखना है. इट वाज चंपारण, देन वी हैव अहमदाबाद सत्याग्रह, एंड देन वी हैव खेड़ा सत्याग्रह. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट थे काफी. ठीक है. इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पर? ऑफ बिहार, इन 1917. ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी. कॉजेस क्या थे? अंडर ब्रिटिश रूल फार्मर्स वे कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो. तो इंडिगो का एक तरह से फोर्सफुल प्रोडक्शन होता था. ठीक है. फार्मर्स को कंपेल करा जाता था ताकि वो इंडिगो ग्रो करें. अब इंडिगो के साथ जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इंडिगो जिस लैंड पर ग्रो करते थे वो कुछ टाइम के बाद बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी. ठीक है. आउटकम्स क्या थे? चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918. तो ये डिसोबीडियंस के बाद एज अ रिलीफ प्रेजेंट करा गया था टू द फार्मर्स ऑफ चंपारण, and it was signed by the Governor General of India. Then we have Kheda Satyagrah. ठीक है. Kheda Satyagrah was a non-violent civil disobedience movement. It was led by Mahatma Gandhi in Kheda district of Gujarat. साल था ये 1918. Farmers protested against the collection of taxes. तो टैक्सेस के कलेक्शन के ऊपर ये सारा प्रोटेस्ट था. अगेन की पर्सनैलिटी हमारे महात्मा गांधी जी थे. एंड आउटकम क्या था? ब्रिटिश सस्पेंडेड द टैक्स फॉर 2 years. तो 2 साल के लिए जो टैक्स था वो सस्पेंड कर दिया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ खेड़ा सत्याग्रह. देन वी हैव रॉयलेट एक्ट. ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है. इसी के रिजल्ट था जलियांवाला बाग मैसेकर. द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड रॉयलेट एक्ट टू काउंटर द मिलिटेंट नेशनलिस्ट अपसर्ज. ठीक है. अब रॉयलेट एक्ट क्या था? काफी अनार्कियल रूल था. ठीक है. अब क्यों? क्योंकि रॉयलेट एक्ट के अंदर ऐसा था कि प्रेस में कोई भी कोई बोल नहीं सकता था. ठीक है. गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो बिना किसी भी एविडेंस के या बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो काफी एक तरह से एनार्की थी वो. एंड इट वाज आल्सो नोन एज द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टू अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जेल एनी सस्पेक्ट टेररिस्ट विदाउट ट्रायल. तो वो बिना किसी की पेशी के, बिना कोर्ट में प्रेजेंट करे उनको अरेस्ट कर सकते थे. रॉलेट कमेटी सर सिडनी रॉलेट फाउंडर थे ये इसके. आउटकम क्या था? ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड फॉलोइंग जलियांवाला बाग मैसेकर इट वाज रिपील्ड इन 1922. ठीक है. जलियांवाला बाग मैसेकर उसी का रिजल्ट है. जलियांवाला मैसेकर also known as the Amritsar massacre was tragic on April 30, 1990. It occurred in the Jallianwala Bagh massacre public garden in Amritsar, Punjab. अगर आप लोग कभी अमृतसर गए होंगे तो आपने देखा होगा जलियांवाला बाग जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल. राइट. कॉजेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. तो लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के दिन, मतलब रॉलेट एक्ट के एक तरह से अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग अपना रीजनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है. तो उसी के दौरान जो जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है. ठीक है. किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश जनरल रेगिनाल्ड डायर. तो इन्होंने ऑर्डर दिए थे फायर करने के. तो काफी अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और काफी भीड़ में लोग मारे गए थे. इट वॉज अ वेरी ब्रूटल एक्ट और काफी लोगों ने खुद
तालाब में कूद के अपनी जान दे दी थी। सो इट वॉज रियली हीनियस क्राइम, राइट। आउटकम क्या था? मैसेकर लेड टू अनरेस्ट इन इंडिया, और ये काफी अनरेस्ट का रीजन बना था ऑल ओवर द इंडिया जब लोगों को ये बात का पता चला था, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है इसके बाद। सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च करा था? इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन 1920। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण स्वराज। ठीक है, कि पूर्ण स्वराज के लिए मांग थी। जलियांवाला बाग मैसेकर एंड रिजल्टेड इन पंजाब डिस्टर्बेंस। डिससैटिस्फैक्शन विद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये कब आए थे? ये आए थे हमारे 2019 में। ठीक है, जस्ट 10 years आफ्टर द मॉडल मिंटो रिफॉर्म। सॉरी, मैं 2019 लिख रहा हूँ, इट वुड बी 1919, राइट। इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन भी इसका एक रीजन था। ठीक। की पर्सनैलिटीज इसमें ऑफकोर्स महात्मा गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड एम एन रॉय, देवी बसंती। आउटकम क्या था? द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, लेकिन ये अचीव नहीं हुआ था। However, along the establishment of numerous Indian institutions and universities, the nation's unity was enhanced. तो इवन दो हमारा पूर्ण स्वराज का जो एम था वो अटेन नहीं हुआ था, लेकिन कंट्री में कहीं ना कहीं एक यूनिटी की भावना आ चुकी थी। ठीक है। देन वी हैव मॉपला रिबेलियन। ये कब का है? द मॉपला रिबेलियन वाज आल्सो नोन एज द मालाबार रिबेलियन। इट वाज एन आर्म्ड uprising by Muslim peasants and tenants farmer against the British colonial authorities and Hindu landlords. It occurred in the Malabar region of Kerala. ठीक है। Causes क्या थे? Suppression of poor peasants by Muslims. Impact क्या हुआ इसका? Uprising launched a counter campaign against the fanatism of Muslims in the other regions of the nations. In Malabar, the revolt also inspired educated Muslims groups to join the fighting to save their community. The post-rebellion Muslim reform movement in Malabar received its impetus from the Mughal rebellion. Key personalities कौन थे इसमें? वरियम कुनमत हाजी, right? Then we have Bardoli Satyagraha. The Bardoli Satyagraha was a non-violent civil disobedience movement. किसके द्वारा लेड करा गया था? It was led by सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसके सबसे की पर्सनैलिटी थे इसमें। ठीक है। हुआ कहां पर था? बरदोली तालुक ऑफ द गुजरात। साल था 1928। वजह क्या रही थी? वजह ये रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स करा था फार्मर्स ऑफ बरदोली टू पे हायर एंड अनफेयर टैक्सेस। उसके अगेंस्ट ये बरदोली सत्याग्रह चालू करा गया था। की पर्सनैलिटीज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आउटकम क्या रहा था इसका? आउटकम ये रहा था द लैंड सीज्ड फ्रॉम द पीजेंट्स वाज गिवन बैक। तो जो भी लैंड सीज करी गई थी वो फार्मर्स को वापस दे दी गई थी, और जो रेवेन्यू है वो 6.03% से डिक्रीज कर दिया गया था, राइट। तो ये भी एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा था। देन वी हैड द साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन वाज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमीशन। इट वाज सेंट टू इंडिया इन 1927। किस चीज के लिए? टू रिव्यू एंड रिकमेंड चेंजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सर जॉन साइमन हेडेड द कमीशन। इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन। ठीक है। और ये जो थी इसमें सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, और कोई भी इंडियन मेंबर्स इसमें नहीं था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि एक बहुत क्या बोलते हैं, एक अच्छी वजह नहीं रही थी। ठीक है। लोगों को काफी पसंद नहीं आया था कि हमारे देश के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी मेंबर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, टू डिटरमाइन कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर। इम्पैक्ट क्या था? यंग पीपल फ्रॉम अ न्यू जनरेशन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन politics. They took part in the demonstration in the most vigorous fashion, right? की पर्सनालिटीज में सर जॉन सिमन थे और क्लेमेंट एटली थे। आउटकम क्या था? इंडिया अपोज्ड इट बिकॉज द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो साइमन कमीशन को हम लोगों ने एक तरह से बॉयकॉट कर दिया था या अपोज करा था, क्योंकि कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं थी
इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। Then we have the civil disobedience movement. Civil disobedience movement was a non-violent campaign of civil disobedience and non-cooperation. लॉन्च करा गया था हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब? 1930 में। साबरमती आश्रम लोकेशन रही थी गुजरात में, और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेस्ट अबाउट टैक्स अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो सॉल्ट के अगेंस्ट जो टैक्स लगाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट ये डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करा गया था। पर्सनैलिटीज हमारे सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और हमारे महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। इट बिकेम मास सत्याग्रह एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल। तो लोग काफी जागरूक हुए थे इससे, एंड लोगों ने एक यूनिटी की सेंस उनके अंदर आई थी। देन वी हैव द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को और क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द दिल्ली पैक्ट, राइट। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी रिप्रेजेंटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और लॉर्ड इरविन के साथ ये पैक्ट हुआ था, जो कि उस टाइम के वॉइस रॉय थे इन द ईयर 1931। अब ऑब्जेक्टिव क्या इसके अंदर थे? टू रिवोक ऑल लॉज एंड प्रोसिक्यूशन, तो जितने भी केसेस चल रहे थे उनको रिवोक करा जाए। टू अलाउ फ्री गैदरिंग्स, की गैदरिंग्स और प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट को अलाउ करा जाए। टू अलाउ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको रिलीज करा जाए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। टू रिस्टोर सत्याग्रह कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, तो जितनी भी प्रॉपर्टी सत्याग्रह के दौरान कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, उनको रिस्टोर करा जाए, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे पास आज है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, sorry, the British Parliament to govern British India, ठीक है। An act to make provision related to the government of India, ठीक है, enacted by Parliament of the United Kingdom। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था इसका? अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, तो जहां तक ब्रिटिश कंट्रोल था वहां तक इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट था। Then we have the August offer. The August offer was a proposal made by the British government in August 1940 during the World War II। तो एक तरह से ये ऑफर था जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिया था, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स पे? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है। अब अगस्त ऑफर था क्या? तो इसमें जो वाइस रॉय थे हमारे, वाइस रॉय लिलिंगथॉप, इन्होंने ये अगस्त ऑफर प्रेजेंट करा था 1940 में, और इन्होंने ये प्लेजेस मेंशन करे थे, ठीक है। उन्होंने ये प्लेज लिए थे टू इंक्लूड मोर इंडियंस ऑन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, टू एस्टैब्लिश एन एडवाइजिंग war council, to give full weight to the minority opinions, to recognize India's freedom to create their constitution. In a conference held at Wardha, August 21, 1940, कांग्रेस गवर्नमेंट रिजेक्टेड द ऑगस्ट ऑफर। तो हमने क्या करा? जो हमारा ये ऑगस्ट ऑफर था, इसको हमने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कब? वार्धा में, जो कि 1940 में था। ड्यू टू ब्रिटिश ओनली guaranteeing the country's dominion status and not fully sovereignty, the proposal was rejected। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर बात अब पूर्ण स्वराज की चल रही थी, ठीक है, विच वॉज फुल सोवरेनिटी, ठीक है। इसके चलते हमने अगस्त ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लॉन्च करा गया था महात्मा गांधी द्वारा एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1942, डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। लोकेशन क्या थी इसकी? यूपी, बिहार, मिदनापुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो काफी वास्ट एरिया इसने कवर करा था, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि ब्रिटिश रूल को अब पूरी तरह से जड़ से मिटा दिया जाए, ठीक है। की पर्सनैलिटीज हमारी महात्मा गांधी जी थे। आउटकम क्या रहा था? आईएनसी वाज डिक्लेयर्ड एन अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन अ पॉजिटिव वे। तो काफी लोग इसके समर्थन में निकल कर आए थे साथ, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। द क्रिप्स मिशन वाज अ डेलीगेशन सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया 1942 में। ये जो नाम है ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे ही है, और उन्हीं ने इसको लेड करा था। इट वाज सेंट टू नेगोशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल फ्यूचर। तो ये जो एक तरह से कमिटी थी, ये इसका पर्पस ये था कि नेगोशिएट करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद लागू होगी,
ठीक है, टू एंश्योर कंप्लीट इंडियन कॉपरेशन एंड असिस्टेंस फॉर देयर वर्ल्ड वॉर 2 एफर्ट्स। ठीक है, the British and the INC viewed the Crifts mission as too conservative and radical respectively. The Muslim League, the INC and other Indian organization rejected the mission. तो इसका भी रिजल्ट क्या था कि इसको भी हमने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था। रीजन क्या था? दैट इट वाज टू कंजर्वेटिव एंड रेडिकल रिस्पेक्टिवली, राइट। चलिए, अब इसके बाद आता है वैवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। The Wavell Plan and Simla Conference were two related events in 1945. These occurred as a part of British government's effort to negotiate a solution of the Indian independence question. Objective क्या रहा था इसका? Wavell Plan was introduced to resolve the deadlock in India, and Shimla Conference was meeting held to discuss Wavell Plan. फाउंडर कौन थे इसके? लॉर्ड वेवल, जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय थे इंडिया के। आउटकम क्या रहा था इसका? आउटकम ये था कि डिसएग्रीमेंट ओवर द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन कॉज द फेलियर ऑफ वेवल्स प्लान एट सिमला कॉन्फ्रेंस, राइट। देन वी हैव द कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये प्रपोजल किसके द्वारा आया था? ब्रिटिश डेलीगेशन। कौन से साल में? 1946 में। एंड इसको लेड किसने करा था? इट वाज लेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है। आई होप आप इन तीनों नाम को काफी अच्छे से याद कर लेंगे। पहला नाम कौन सा है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, राइट। चलिए, इट एम टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग। तो उनके बीच में जो डेडलॉक था उसको रिजॉल्व करना था इनको, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर। क्लेमेंट एटली कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम के। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू असर्टेन हाउ इंडिया कैन पीसफुली अज्यूम और अटेन इंडिपेंडेंस। तो पीसफुली, क्योंकि मुस्लिम लीग सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहा था और हम इसको लेके एक तरह से क्वेश्चन में थे कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। उसी को रिजॉल्व करने के लिए एक तरह से ये कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। की पर्सनालिटीज इसमें अगेन स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, पैथिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। At last we have the partition of India 1947. The partition of India in 1947 divided British India into two separate countries, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन। तो पाकिस्तान ने चूज करा, जो आज करंट पाकिस्तान है, उन्होंने चूज करा कि हम एक तरह से इसको एक रिलीजन कंट्री बनाएंगे, एंड इट वाज मेड अ कंट्री ऑन द ग्राउंड्स कि वो मुस्लिम मेजोरिटी है, राइट। और इंडिया ने ऑप्ट करा कि हम सेकुलर कंट्री रहेंगे, ठीक है, जिसमें हर समुदाय, हर धर्म के लोग रह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, लॉर्ड माउंटबेटन सेट द पार्टीशन डेट एज 15th August 1947। आउटकम क्या रहा था? ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की, ठीक है। सबसे पहले आता है बैटल ऑफ वेनी, ठीक है। किसके अगेंस्ट हुई थी ये? चोला किंग करिकाला एंड पांड्या एंड चेरास किंग। 130 सीई की बात है। जीता कौन था? चोला किंग इसमें जीत गए थे। देन वी हैव बैटल ऑफ हिडेस्पास, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच ये लड़ाई हुई थी। 326 बीसी की बात है। अलेक्जेंडर ने हरा दिया था पोरस को, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या थी कि इसमें जो पोरस का जो साहस था उसकी काफी सराहना करी गई थी अलेक्जेंडर के द्वारा। सो ही परमिटेड हिम टू कीप हिज किंगडम। तो अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ था पोरस के डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को देखकर, इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया था कि तुम अपना किंगडम रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है बैटल ऑफ कोपम। किसके बीच हुई थी? चालुक्य किंग सोमेश्वर वन एंड चोला किंग राजधीरज चोला एंड राजेंद्र चोला टू, ठीक है। जीता कौन? चोला किंग। बैटल ऑफ मस्की, चालुक्य एम्पायर एंड जयसेना टू। जीता कौन? चालुक्य एम्पायर। देन वी हैव द कलिंगा वॉर, ठीक है। योर होमवर्क इज टू गेट टू नो वेयर कलिंगा इज लोकेटेड इन द करंट सिनेरियो। आज की डेट में इंडिया के मैप में कलिंगा कहाँ लोकेटेड है, राइट। मौर्य किंग अशोका एंड कलिंगा, ठीक है। जीता कौन? मौर्य किंग। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वॉर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री विद लैक्स ऑफ पीपल स्लेन ऑन बोथ साइड्स। अशोका वाज ओवरकम with regret, so he took a vow of non-violence and became a Buddhist. So इस वॉर के बाद जब काफी
लोग मारे गए, तो उससे अशोका जो थे वो काफी अफेक्ट हुए थे, एंड ही ऑप्टेड फॉर नॉन वायलेंस, और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था उन्होंने, ठीक है, एंड देन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट। अब आती है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। साल था 1191। किसके बीच हुई थी? सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। काफी इंपॉर्टेंट बैटल है ये, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, जो पृथ्वीराज हैं वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। अब आती है सेकंड बैटल ऑफ तरेन। 1192 में वॉर हुई थी अगेन सुल्तान मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद गौरी जीत गए, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड बैटल ऑफ तरेन। शमशुद्दीन इल्तुतमिश और यलदौस के बीच में वॉर हुई थी, और इसमें कौन जीता था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। देन वी हैव बैटल ऑफ खानवा, 1052 एडी की बात है, और बाबर और राणा संगा के बीच वॉर हुई थी, एंड बाबर डिफीट्स राणा संगा। फॉलोइंग द फाइट बाबर वाज गिवन द टाइटल ऑफ गाजी, तो इसी के बाद इनको गाजी का टाइटल मिला था। बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा 529 एडी की वॉर है, जिसमें बाबर और सुल्तान महमूद मोदी के बीच फाइट हुई थी। अगेन बाबर डिफीट्स अफगान्स। So this was Babur's third great war, following which the Mughal Empire's dominion over India was gained and permanently established. Right? तो ये भी एक important battle थी। Then we have Battle of हल्दी घाटी, ये काफी important है। किसके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप, मुगल एम्परर अकबर, who was led by मान सिंह, ठीक है। The undecisive battle between Raja मान सिंह of Mughal army and Rana Pratap of मेवाड़। सो ये एक अनडिसाइसिव बैटल थी, कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीता था। देन वी हैव बैटल ऑफ प्लासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। कब हुई थी? 23 जून 1757 में। तो इसमें सिराजुद्दौला विद फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सिराजुद्दौला के साथ फ्रेंच कंपनी थी, और उसके अगेंस्ट थे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जीता कौन था इसमें? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन द बैटल। Then we have Battle of Buxar 1764। तो इसमें ये किसके बीच थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलायंस ऑफ मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन जीत गई थी, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई थी, ठीक है। देन वी हैव बैटल ऑफ गोवा, पोर्चुगीज और डच के अगेंस्ट ये बैटल हुई थी, और इसमें पोर्चुगीज जीत गए थे। देन वी हैव बैटल ऑफ वैंडीवाश, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के अगेंस्ट। जीता कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ चौसा किसके अगेंस्ट हुई थी? इट वाज अगेंस्ट मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, और इसमें शेरशाह सूरी जीत गए थे, और शेरशाह सूरी बिकेम एम्परर ऑफ इंडिया, देयर बाय एंडिंग मुगल रूल इन इंडिया। तो इसके बाद मुगल रूल को एंड करते हुए शेरशाह सूरी जो है एम्परर बन गए थे इंडिया के। अब आती है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर्स, विच इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। जीता कौन था? बाबर इस वॉर को जीत गए थे। अर्लीस्ट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री इन्वॉल्व गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। तो इंडियन हिस्ट्री में ये ऐसी पहली वॉर थी जिसमें गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी प्रेजेंट थी, ठीक है। फिर उसके कंटिन्यूंस में होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फोर्सेस ऑफ हेमू, चीफ मिनिस्टर आदिल शाह सूरी एंड अकबर। जीता कौन था इसमें? मुगल जीत गए थे। देन वी हैव द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके बीच हुई थी? मराठा एम्पायर एंड किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली, और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। इसका रिजल्ट हुआ था बाय ट्रीटी ऑफ सूरत, एंड में ट्रीटी ऑफ सूरत फाइल करी गई थी। देन वी हैव द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, किसके बीच हुई? इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो अगेन ये तीनों कर्नाटिक वॉर जो है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच हुई थी, ठीक है। अब सबसे पहली जो कर्नाटिक वॉर थी उसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों की तीनों ट्रीटी याद रखिएगा, ठीक है, और ये तीनों वॉर याद रखिएगा कि किसका रिजल्ट क्या था।
तो पहली कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल हुई थी, देन सेकंड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, और थर्ड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ठीक है, चलिए। देन वी हैव द एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के अगेंस्ट जितनी वॉर थी उनको देखते हैं। तो पहली वॉर में मराठास जीत गए थे और ट्रीटी ऑफ सैलाबाई साइन करी गई थी दोनों पार्टीज के द्वारा। अगेन जब ये सेकंड एंग्लो मराठा हुई तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ट्रीटी ऑफ दियोगांव साइन करी गई, और ट्रीटी ऑफ सूरजनी जंगांव, ट्रीटी ऑफ राजघाट और ट्रीटी ऑफ बसैन। ट्रीटी ऑफ बसैन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड एंग्लो मराठा। इसमें कौन जीता? अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन करी गई। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ? मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देयरफॉर वी हैव ऑलमोस्ट 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनको भी आपको ट्रीटीज याद रखनी है। तो पहली का रिजल्ट क्या था? पहली में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन इन करी गई थी, सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम, एंड फोर्थ में क्या था? ब्रिटिश सब्जुगेटेड मैसूर। तो इसमें कोई ट्रीटी साइन इन नहीं करी गई थी। उसके बाद आती है एंग्लो सिक्स वॉर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिख एम्पायर्स थे उनकी वॉर। तो पहली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ट्रीटी ऑफ बहरोविल साइन इन करी गई थी। देन वी हैव सेकंड एंग्लो सिख, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। देन वी हैव एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के अगेंस्ट ये हुई थी। इन तीनों को देखते हैं। पहली में अफगान जीत गए, दूसरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन अगेन थर्ड अफगान्स वन इट। पहली में ट्राईपाइटाइट ट्रीटी साइन करी गई थी, किसके बीच? रंजीत सिंह, शाह सूजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड। सेकंड में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेशावर और ट्रीटी ऑफ गंदमक। देन इन द थर्ड वी हैव ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। अच्छा, अब हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई। अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे। तो सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1786 टू 1793। अब इनके रिफॉर्म्स की बात करी जाए तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, as he improved and contemporized civil services and presented convoluted civil services. He aimed to create a more efficient and transparent system of governance in India. और क्या था? He introduced the permanent settlement in Bengal, Bihar and Orissa. तो इसमें सबसे important point क्या है? थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाई थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, जिससे कि स्टेबिलिटी आई थी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में। ठीक है, देन वी हैव लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक थे ये? 1848 से 1856 तक। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दी गई थी? इट वाज फ्रॉम लॉर्ड डलहौजी, सच एज सतारा, नागपुर। इंट्रोडक्शन टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सिस्टम, ये भी इन्हीं के अंडर करा गया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कैनाल्स एंड रोड्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थे इनके अंडर? ही एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न करिकुलम। ठीक है, ही आल्सो एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड करा, यूनिवर्सिटीज भी बनाई बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, और एक मॉडर्न करिकुलम में एक नया सिलेबस लाया गया। ही रिफॉर्म सिविल सर्विसेज। तो लाई तो सिविल सर्विसेज गई थी बाय कॉर्नवालिस, लेकिन इसको रिफॉर्म करा गया बाय लॉर्ड डलहौजी by starting a system of open competition for recruitment through Charter Act 1853. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दादा भाई नारोजी। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो इनके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछे, डायरेक्टली मार्क दादा भाई नरोजी। इन हिज बुक का नाम क्या था? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने हाईलाइट करा था कि कैसे ब्रिटिश ने थ्रू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया को
एक तरह से गरीब देश बना दिया है, ठीक है, इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही प्लेड अ पिवटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, तो इन्होंने आईएनसी की फॉर्मेशन में भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है, इन 1885। वॉइस फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड to the British Parliament where he passionately advocated for Indian interest। तो एक और important point क्या है कि he was the first Indian जो कि इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, where he passionately advocated for Indian interests। तो इन्होंने इंडियन इंटरेस्ट की ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी विस्तार में चर्चा करी थी। सोशल रिफॉर्म्स क्या थे? He worked towards the upliftment of women and supported the cause of female education। तो women's education के लिए भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। He founded the ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दादा भाई नौरोजी के अंडर 3 स्टेटमेंट दे दी गई थी और उसमें से आपको बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जर्नलिज्म एंड पब्लिकेशंस, ही पब्लिश सेवरल आर्टिकल्स, तो उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट करे थे, जिनमें से कुछ है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया and the causes of Indian famines। Swadeshi movement, he believed that promoting Indian industries and self-reliance would help India break free economic dependency on Britain। तो इन्होंने बोला कि अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अगर सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देंगे, तो वो हमारी डिपेंडेंसी कि ब्रिटिशर्स पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपना काम खुद कर पाएंगे और हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ खुद कर पाएंगे। तो इस पे इन्होंने बात करी थी। Dadabhai Naoroji's idea on economic exploitation, representation and self-reliance continue to inspire generations of India fighting for justice and equality। Right। चलिए, then we have our very important महात्मा गांधी जी। तो अगर साउथ अफ्रीका में बात करी जाए उनके काम की, तो इंडियन इमिग्रेंट्स इन साउथ अफ्रीका वे प्राइमरली इंडेंचर्ड लेबरर्स फ्रॉम साउथ इंडिया। Memon Muslims merchants who followed the laborers and ex-indentured laborers who settled down after their contracts expired। These immigrants faced racial discrimination। तो उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था और उन पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे और उनको अलाउ भी नहीं करा जाता था वोट करने के लिए, एंड उनको फोर्स करा जाता था टू लिव इन अनसैनिटरी और कंजेस्टेड एरियाज, ठीक है, जो कि मेन सिटी होती थी उससे काफी दूर होती थी, and having curfews imposed on them। Gandhi discovered that the masses could participate in and sacrifice for a cause that moves them। He succeeded in uniting Indians of various religion and classes। He developed his own leadership and political style along with new techniques of struggle। Right? Gandhi's technique of सत्याग्रह, अब उनकी टेक्निक क्या थी? Gandhi's developed the technique of सत्याग्रह in South Africa based on truth and non-violence। सत्याग्रही वॉज रिक्वायर्ड टू बी ट्रुथफुल, ट्रुथफुल होना जरूरी है, नॉन वायलेंट होना जरूरी है, फियरलेस एंड रेडी टू सफर फॉर देयर कॉज। सत्याग्रह इन्वॉल्व प्रिंसिपल्स ऑफ बॉयकॉट एंड विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन, कि एक तो होता है बॉयकॉट कि आप जो कह रहे हैं उसको अपोज करेंगे और अपना कॉपरेशन, अपना जो समर्थन है उसको पीछे खींच लेंगे। टैक्स नहीं देंगे, डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड पोजिशन टू ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है, एक तरह से उनके द्वारा जो भी चीज दी गई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अ ट्रू सत्याग्रही वुड हैव नो इल विल टुवर्ड्स द रॉन्ग डूअर एंड वुड नेवर बाउ डाउन टू इविल। राइट। द प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह was for the brave and strong, not the weak or cowardly। अब गांधी जी के इंडिया में बात करी जाए, ऑल्सो आप देखें गांधी जी का जो अफ्रीका में सत्याग्रह था, इट वॉज ट्रांसवाल, ठीक है, ट्रांसवाल सत्याग्रह आपका साउथ अफ्रीका में था। Then we have Gandhi returned in India in 1915। ठीक है, 1915 में वो भारत वापस आए थे एंड स्पेंड द नेक्स्ट ईयर टूरिंग द कंट्री, और उन्होंने एक साल लिया कंट्री में देखने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको ये होमवर्क है कि आप पता लगाए कि वो कौन सी डेट थी। मैं मंथ बता देता हूँ, इट वॉज इन जनवरी, लेकिन आपको डेट पता लगानी है। एंड आपको ये भी एक तरह से होमवर्क है कि उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है, और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ही रिजॉल्व नॉट टू टेक अ स्टांस ऑन एनी पॉलिटिकल इशू फॉर एटलीस्ट अ ईयर। तो पहले साल वो
कंट्री में एक तरह से भ्रमण कर रहे थे और देख रहे थे कि देश की स्थिति क्या है और क्या क्या जरूरतें हमको पूरी करनी है. He was aware of the limitations of moderate politics and opposed home rule agitation that was gaining popularity. He believed non-violent सत्याग्रह was the only method capable of achieving nationalist goal. तो अगर देश के गोल को पूरा करना है, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो है वो एकमात्र तरीका है जिससे कि पूर्ण स्वराज पाया जा सकता है. तो गांधी पार्टिसिपेटेड इन 3 स्ट्रगल्स. पहले कौन सा था? चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा. ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है. अगर आपसे सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आता है, सो फर्स्ट वाज द चंपारण, राइट? फर्स्ट वाज चंपारण, देन वी हैव अहमदाबाद एंड thirdly we have the खेड़ा, right? Before launching the Rowlatt Act. चलिए पहला देखें, चंपारण कब हुआ? 1917 में. गांधी led a non-violent protest against the mistreatment of indigo farmers or by British planters. This was the first significant civil disobedience campaign. It resulted governments agreeing to the reforms and concession. तो तीनों जो ये थे सत्याग्रह मूवमेंट्स थे, ये तीनों सक्सेसफुल थे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनका. नेक्स्ट क्या है? अहमदाबाद, जो कि 1918 में हुआ. Gandhi organized a strike by mill workers in Ahmedabad, demanding better wages. The strike was resolved when the mill owners agreed to grant wage increase following Gandhi use of hunger strike as a means of protest. तो पहली ये स्ट्राइक थी जिसमें हंगर स्ट्राइक करी गई थी. खेड़ा में क्या है? Faced with famine and high tax rate, farmers in Kheda were unable to pay their taxes. तो वहां पर इतने क्या बोलते, एक तरह से एक तो फेमाइन की सिचुएशन थी, ठीक है, और इतना हाई टैक्स रेट था, तो वो जो अपना टैक्स होता था वो रीपे ही नहीं कर पाते थे. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी. तो गांधी जी ने सपोर्टेड करा और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के द्वारा उन्होंने क्या करा? सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन अंटिल द फेमाइन एंडेड. तो जो टैक्सेस थे उनको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया जब तक फेमाइन की सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती. नेक्स्ट वी हैव श्यामजी कृष्ण वर्मा. श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर थे और एक फिलोंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, हु एडवोकेटेड फॉर इंडियन सेल्फ रूल, प्रमोटिंग इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन. अब इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं. सो इन 1905 उन्होंने एस्टैब्लिश करा था इंडियन होम रूल सोसाइटी. कहाँ पर? लंदन में. which aimed to promote the cause of Indian self-rule and provided support to Indian students studying in England. तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लैंड में पढ़ रहे थे उनको एक तरह से सपोर्ट करा था. He started the Indian Sociologist and Indian Review, ठीक है, through which he disseminated national ideas and criticized British colonial rule, ठीक है. He provided financial assistance, legal aid and ideological support to Savarkar and his associates. He played a key role in raising awareness about the economic exploitation of India by the British, advocated for self-reliance, or he also founded the Bharatiya Vidya Bhavan in 1918 to promote Indian art, culture and education. Right? Next we have our APJ Abdul Kalam. कब पैदा हुए थे? 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His birth anniversary is celebrated as National Innovation Day. He pioneered fiberglass technology for composite rocket motor cases, ठीक है. He made the significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, SLV-3 satellite launch vehicle. He played a key role in evolving ISRO's launch vehicle program and led the integrated guided missile development program, IGMDP. He led the weaponization of strategic missiles system and the Pokhran 2 nuclear test. His technology vision to 2020 aimed at transforming India into developed society. He advocated rural prosperity through Pura and authority authored books like इनकी important books से याद रखिए, Wings of Fire, My Journey, Ignited Minds, Unleashing the Power within India. He received Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna in 1997. So इनको ये तीनों अवार्ड से कन्फर करा गया है. Then we have E.V. Ramaswamy Periyar. 100 years of Periyar because of whom Tamil Nadu became modern and progressive. कब हुए थे पैदा? 1879 में. Is remembered for the self-respect movement. Periyar started his political career as a Congress worker. ये Congress worker थे. Also,
He associated himself with Justice Party and the Self-Respect movement. He would later be referred to as Vaikom Verar due to participation in Vaikom Satyagraha. कब हुआ था ये? 1924 में. As a social reformer, he focused on social, cultural, and gender inequality. Periyar died in 1973 at the age of 94. Periyar is revered as Thanthai Periyar, the father figure of modern Tamil Nadu. So ये काफी important fact बन जाता है. He was known as the father figure of modern Tamil Nadu. Right? चलिए. Next we have Maharishi Dayanand Saraswati. Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti is celebrated every year to mark his birth anniversary. He was an Indian philosopher, social leader, and founder of, important fact है, founder of आर्य समाज. उनका विजन क्या था? उनका विजन इंक्लूडेड था a class and casteless society. He considered Vedas to be infallible. He gave the slogan back to the Vedas. He wrote Satyarth Prakash, ये काफी important है, which became moral and spiritual foundation of the Arya Samaj. He was the first to give the call for Swaraj as Indian for India. Dayanand was a staunch advocate of women's right, तो women's right को भी ये support करते थे. चलिए, next we have Sir Aurobindo Ghosh. In 2022, PM participated in program commemorating Shri Aurobindo's 150th birth anniversary. His theory of nationalism was based on Vedanta philosophy. ठीक है, वेदांत philosophy पर based थी, जो कि यूनिटी और वननेस की बात करती है इन मैन एंड गॉड. और क्या था? उन्होंने एस्टैब्लिश करा था अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता 1902 में. उनके और उनके भाई बैरन घोष contributed articles to the magazine जुगांतर. He was also the editor of Bande Mataram. ये काफी important fact है. In May 1908, Aurobindo was arrested in connection with Alipur conspiracy case. In 1914, he started publishing a magazine Arya. His greater literary achievement was Savitri. ठीक है, ये इनकी important literary achievement थी. Right? Next we have Madan Mohan Malviya. ठीक. In 2022, Nepal celebrated 161st birth anniversary of Bharat Ratna Mahamana Madan Mohan Malviya ji. He was midway between the liberals and the nationalists, the moderates and the extremists. He was given the title Mahamana by Mahatma Gandhi. किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा. और एस राधाकृष्णन gave him the status of कर्म योगी. तो ये दोनों important fact है, इनको याद रखिएगा. Popularized the term सत्यमेव जयते. तो इस term को इन्होंने काफी popularized करा था. Also, he established Hindu Mahasabha in 1915. Also, he was the founder of Banaras Hindu University, जो कि आज की डेट में बनारस में स्थित है. Malviya was the editor of Hindi Weekly, The Hindustan and the Indian Union. और 2014 में he was posthumously conferred with Bharat Ratna. Subramaniam Bharati. In 2022, Tamil Nadu CM Stalin inaugurated statue of Mahakavi Subramaniam Bharati at Varanasi. Indian nationalist writer recognized as the father of modern Tamil style. He was formerly known as Mahakavi Bharatiyar. Self-determination के लिए लड़े थे ये. He joined the Tamil daily newspaper, जो था स्वदेश अमित्र. ठीक है. After 1904, Bharati had the weekly newspaper India printed with red paper in order to announce its revolutionary zeal. His poem Puriya Russia, written in response to 1917 Russian revolutions, is a remarkable expression of the poet's political ideology. Kannanpattu, Pachalisamatham और Quill Pattu are among his most important works. I'm really sorry अगर मैं किसी भी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. ठीक है, चलिए. सो इसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं. और हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बैटल्स देखी, इम्पोर्टेंट मूवमेंट देखे जो कि 1857 से लेके पार्टीशन तक हुए थे. राइट. और हमने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज देखी.
ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी आपके हिस्ट्री पोर्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।